आपकी खबर के तमाम दर्शकों को आज हम बताना चाहेंगे, झारखंड में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। साथ ही राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। ऐसे में हम आज आपकी खबर के प्रधान संपादक विवेकानंद उपाध्याय सर के साथ बैठे हैं। हम बातचीत करेंगे, जानना चाहेंगे कि पलामू प्रमंडल की चुनावी राजनीति में क्या समीकरण होगा। सर देखिए संदीप, जैसा कि हमारे दर्शकों को मालूम है कि कल 15 अक्टूबर को चुनाव आयोग द्वारा महाराष्ट्र के साथ झारखंड में भी चुनाव की घोषणा, चुनाव का ऐलान किया जा चुका है। जैसे ही झारखंड में चुनाव का संदीप ऐलान हुआ है, पूरी तरह से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। आप तो हमेशा फील्ड में रहते हैं, फील्ड में देख रहे होंगे नेताओं की भाग दौड़ शुरू हो गई है। नेता टिकट के रेस से लेकर के अपने कार्यकर्ताओं को साधने में लग गए हैं। तो राजनीतिक सरगर्मी तो नीचे जमीन से लेकर के ऊपर तक, मतलब शीर्ष नेतृत्व से लेकर नीचे के नेताओं तक का बढ़ी ही हुई है। रही बात झारखंड में पलामू प्रमंडल की राजनीति पर कि हम लोग आज केंद्रित हैं, पलामू की राजनीति पर चर्चा करना चाहेंगे। तो पलामू की राजनीति को समझने के पहले हम लोग को यह देख लेना होगा कि झारखंड में राजनीतिक समीकरण अभी तक जो दिख रहा है उसमें क्या हालात है। जैसा कि सभी जानते हैं कि झारखंड में इस बार भी इंडिया तथा एनडीए गठबंधन के बीच में सीधा मुकाबला होने की संभावना है। हालांकि इसके अतिरिक्त भी कई छोटे छोटे दल, जयराम महतो जैसे पार्टी से जुड़े दल हैं जो अलग अलग विधानसभा में किसी किसी इलाके में अपना प्रभाव दिखाएंगे और झारखंड की राजनीति को चुनावी हिसाब से प्रभावित करेंगे। लेकिन जहां तक मुख्य दल का प्रश्न है, दो ही गठबंधन सामने है, इंडिया तथा एनडीए गठबंधन। और जैसा कि जानकारी होगा कि गठबंधन के मामले में एनडीए गठबंधन इंडिया गठबंधन से काफी आगे है, क्योंकि एनडीए गठबंधन आजसू से बात फाइनल हो चुकी है। कहा जा रहा है कि 9 से 11 सीट पर आजसू चुनाव लड़ सकता है। 2 सीट जदयू के खाते में लगभग वो भी बात फाइनल है। और जैसा कि हेमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पिछले दिनों घोषणा किया था कि हमारा गठबंधन फाइनल हो चुका है, 1-2 दिनों में ऐलान हो जाएगा। इसे कयास लगा जा रहा है कि बड़ी जल्द ही अगले 2 दिनों के अंदर गठबंधन का ऐलान एनडीए में हो जाएगा। और जहां तक बात रहा इंडिया गठबंधन का, तो इंडिया गठबंधन इस मामले में काफी पीछे दिख रहा है। इंडिया गठबंधन की स्थिति तो हरियाणा चुनाव से पहले लगता ही नहीं था कि लोगों में आपस में तालमेल हो पाएगा। जेएमएम का सुर और कांग्रेस का, विशेषकर कांग्रेस के प्रभारी गुलाम मीर के उस बयान से कि झारखंड में टर्म वाइज नेतृत्व मुख्यमंत्री का कुर्सी का जो दावे किए थे, तब से एक बवाल हो गया था और दोनों दल के बीच टकरार हो गया था। लेकिन हरियाणा चुनाव के बाद राजनीति पलट गई है और इंडिया गठबंधन यह मानकर चल रहा है कि यदि वे लोग आपस में गठबंधन नहीं किए तो स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए बात आगे बढ़ रही है। जैसा कि मालूम होगा संदीप कि चुनाव के ऐलान से पहले ही हरियाणा का चुनाव परिणाम जैसा ही आया, दूसरे दिन हेमंत सोरेन दौड़े दौड़े दिल्ली गए और दिल्ली में जाकर के उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत किया और दबाव बनाया कि जितना जल्दी हो सके झारखंड में गठबंधन पर आप टिकट के मामले में फाइनल करें, कौन कितना सीट पर लड़ेगा। और कांग्रेस ने इसकी पहल भी शुरू कर दी है। कल 3 पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया गया है झारखंड के लिए और उनको जिम्मा दे दिया गया है कि आप लोग जाएं और झारखंड में जो है सो तालमेल की बात फाइनल करें। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि जो सरगर्मी बढ़ी है उसमें दोनों गठबंधन के बीच में है। और झारखंड में जहाँ तक पलामू का सवाल है, पलामू के राजनीतिक समीकरण में भी साफ नजर आ रहा है कि यहाँ मुख्य मुकाबला एनडीए तथा इंडिया गठबंधन के बीच ही आमने सामने होना है। पलामू की राजनीति में ये दोनों दल ही प्रमुखता से एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में दिखेंगे। सर बात करेंगे पलामू के सभी सीटों पर संभावित प्रत्याशियों की सूची, कौन से प्रमुख चेहरे होंगे। संदीप, पलामू में जहाँ तक चेहरे का प्रश्न है, जैसा कि हम लोगों ने बातचीत के क्रम में पहले ही बताया कि यहाँ इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच में मुख्य मुकाबला है। जब हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाएं कि आखिर कौन चेहरे हो सकते हैं या टिकट के दौर में किस किस का नाम किस किस के बीच में मुकाबला हो सकता है,
पहले यह जान लेना होगा कि पलामू में वर्तमान राजनीतिक स्थिति क्या है। पलामू में कुल 9 विधानसभा सीट है, उसमें से 6 विधानसभा सीट पर अभी वर्तमान में भाजपा के विधायक हैं। भाजपा 2019 के चुनाव में 5 ही सीट जीती थी, लेकिन कमलेश सिंह के भाजपा में शामिल होने के बाद एनसीपी से पिछले दिनों कमलेश सिंह जैसा कि मालूम है शामिल हो गए हैं भाजपा में। तो 6 सीट अभी फिलहाल एनडीए गठबंधन के पास है और 3 सीट इंडिया गठबंधन के पास है, जिसमें 1 सीट गढ़वा मिथिलेश कुमार ठाकुर कद्दावर नेता है, दूसरा सीट लातेहार है जो बैनाथ राम है, वो भी मंत्री हैं, और तीसरा रामचंद्र सिंह कांग्रेस के विधायक हैं। तो ये पलामू में स्थिति है इंडिया और एनडीए गठबंधन का। जहां तक संभावित उम्मीदवारों का प्रश्न है, यदि हम 81 भवनापुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र से चर्चा शुरू करना चाहें तो भवनापुर में लगभग तय माना जा रहा है कि एनडीए की ओर से भाजपा का जो प्रत्याशी होंगे, वर्तमान विधायक भानु प्रताप शाही को भाजपा हैट्रिक लगाने का मौका दे सकती है। 2014-2020 के चुनाव जीतने के बाद भानु प्रताप शाही इस बार तीसरा बार भी लगातार चुनाव मैदान में होंगे और भाजपा उनको टिकट देने का लगभग निर्णय ले चुकी है, सिर्फ घोषणा बाकी है। इंडिया गठबंधन की ओर से भी अनंत प्रताप देव जिस प्रकार से सक्रिय हैं और चुनाव मैदान में लगातार सघन अभियान, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, उससे कहीं न कहीं यह भी लगता है कि भवनाथपुर भी एनडीए गठबंधन की ओर से, इंडिया गठबंधन से माफ करना, इंडिया गठबंधन की ओर से भी अनंत प्रताप देव की प्रत्याशी बनना वहां से तय है और दोनों के बीच में मुकाबला होगा। हालांकि इसके अतिरिक्त भी कुछ लोग हैं, किंतु अभी फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा, ये दोनों के बीच दिख रहा है। बात गढ़वा का कर ले तो गढ़वा में तो मिथिलेश कुमार ठाकुर पूरी तरह से यहाँ चुनाव मैदान में सक्रिय है। उनका चुनाव लड़ना 100% तय है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रमुख चेहरा गढ़वा से ही नहीं होंगे, बल्कि पलामू की राजनीति उनके इशारे पर चलेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा में, यह भी तय माना जा रहा है। और दूसरे ओर यहाँ भाजपा से चर्चा है कि सत्येंद्र नाथ तिवारी को कहीं न कहीं पार्टी की ओर से अंदर ही अंदर इशारा कर दिया गया है कि आप जाइए और चुनाव लड़ने की तैयारी कीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से सत्येंद्र तिवारी पिछले दिनों लगातार सक्रिय हैं, क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क अभियान में है, एनडीए की ओर से इंडिया गठबंधन पर पूरी तरह से हमलावर है, उससे ऐसा लगता है कि सत्येंद्र तिवारी का भी टिकट गढ़वा से फाइनल स्टेज में, उनका भी चुनाव मैदान में उतरना तय है। संदीप, इससे भी बड़ा रोचक चर्चा गढ़वा में है, जैसा कि पता है कि यहाँ गिरिनाथ सिंह इस बार फिर चुनाव मैदान में उतरने के मूड में है। गिरिनाथ सिंह पिछले 4 महीने से चल रहे हैं, लगातार जनसंपर्क अभियान चल रहे हैं। उनका दावा है कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, किंतु अंदर खाने से यह खबर है कि गिरिनाथ सिंह राजद के शिविर पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, या यूँ कहे कि वो चाहते हैं कि जो भी शिविर हो, लेकिन उन्हें कोई शिविर मिले, राजद के बजाय बसपा का ही मिल जाए, लेकिन शिविर पर ही चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। अंदर अंदर उनसे एक कोशिश है। ऐसा भी सभी मालूम होगा कि गिरिनाथ सिंह जब से चतरा में चुनाव लड़ने के लिए राजद में शामिल हुए, उसके बाद से उन्होंने कभी भी राजद छोड़ने का ऐलान नहीं किया है। कहीं न कहीं गिरिनाथ सिंह का राजद नहीं छोड़ने का जो ऐलान है, जो अभी तक राजद से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, इसके पीछे उनकी मंशा कहीं न कहीं यह है कि शायद उन्हें उम्मीद है कि राजद उन्हें क्रांति का संबोध गढ़वा में दे सकती है। तो यहाँ पुराने तीनों प्रतिद्वंदी 2014 के जो चुनाव के प्रतिद्वंदी हैं, गिरिनाथ सिंह, सत्येंद्र तिवारी का मिथिलेश ठाकुर चुनाव मैदान में होंगे। रही बात विश्रामपुर का, तो विश्रामपुर में भाजपा की ओर से, एनडीए की ओर से रामचंद्र चंद्रवंशी प्रमुख दावेदार हैं और उनकी कोशिश थी कि उनके बेटे डॉक्टर ईश्वर सागर चंद्रवंशी को चाहते थे कि भाजपा टिकट दे दे, लेकिन खबर अंदर खाने से है कि रामचंद्र चंद्रवंशी को पार्टी की ओर से कर दिया गया है, इस बार आपको ही चुनाव मैदान में उतरना होगा। इसलिए वहाँ भाजपा की ओर से जो उम्मीदवार रहेंगे, उनके सामने इंडिया गठबंधन का कौन प्रत्याशी होगा ये अभी तय नहीं है, क्योंकि कांग्रेस उस सीट को छोड़ना नहीं चाहती है और कांग्रेस वहाँ से अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है। जदयी जुड़े की राजनीतिक ढलान पर है। ऐसे में कहा जा रहा है कि संभव है कि वहाँ पर कांग्रेस केंद्रीय पार्टी को चुनाव मैदान में ला सकती है और उसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि डाल्टनगंज विधानसभा चुनाव क्षेत्र जो है, वहाँ से चूंकि विधानसभा के पूर्व स्पीकर तथा चतरा के पूर्व सांसद पलामू कद्दावर नेता इंदर सिंह नामधारी अपने पुत्र दिलीप
नामधारी को टिकट दिलाना कांग्रेस से चाहते हैं। इसलिए हो सकता है कि वहाँ दिलीप सिंह नामधारी को टिकट देकर एडजस्ट करने के लिए कांग्रेस जो है वहाँ केंद्रीय पार्टी को चुनाव मैदान होता है। रही बात डाल्टनगंज का, तो डाल्टनगंज विधानसभा चुनाव क्षेत्र से एनडीए की ओर से भाजपा के प्रत्याशी आलोक चौरसिया ही होंगे, नहीं हैट्रिक लगाने का मौका भाजपा देगी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। उनके सामने अभी जैसा कि मैंने बताया कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन की ओर से एनडीए गठबंधन की ओर से दिलीप सिंह नामधारी उम्मीदवार हो सकते हैं। हुसैनाबाद भी पिक्चर साफ है, वहाँ लगभग तय है कि कमलेश सिंह जब एनसीपी छोड़कर भाजपा में आए हैं तो कहीं न कहीं भाजपा उनको आश्वासन दिया होगा कि ये चुनाव उन्हें टिकट देंगे, तभी वे पार्टी में इतना काम धाम लटका झटका के साथ रांची में पिछले दिनों शामिल हुए। उनके सामने चूंकि वहाँ संजय सिंह यादव वहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं और राजद के प्रदेश अध्यक्ष और पलामू में राजद को 2 ही सीट अभी तक तालमेल में इंडिया गठबंधन में मिलने की बात है, हुसैनाबाद और छतरपुर। तो ऐसे में वहाँ संजय सिंह यादव का भी कमलेश सिंह के सामने चुनाव में करना लगभग तय माना जा रहा है। अगला सीट पाटन छतरपुर, वहाँ उषा देवी भाजपा के वर्तमान में विधायक हैं। खबर है कि उन्हें भी मौका महिला होने के नाते भाजपा दे सकती है। हालांकि वहाँ पर सुधा चौधरी जदयू की ओर से चाहती है, उन्होंने नीतीश कुमार से जाकर काफ़ी प्रयास किया है कि तालमेल में वसी जदयू में चला जाए और उन्हें टिकट मिल जाए। इसके अतिरिक्त भी भाजपा में वहाँ पूरन राम जो है एक प्रत्याशी मुख्य रूप से वहाँ भाजपा में प्रयास कर रहे हैं, उनकी भी कोशिश चल रही है कि उन्हें भाजपा की ओर से टिकट मिल जाए। और जहाँ तक इंडिया गठबंधन का प्रश्न है, जो लोकसभा चुनाव में जैसा जानते हो ममता भूनिया बताया जा रहा है कि ममता भूनिया मामलाते की स्कूल पर उनका भी चुनाव मैदान में करना लगभग तय माना जा रहा है। रही बात बाकी का, तो शशि भूषण मेहता वहाँ के वर्तमान में विधायक हैं, भाजपा के विधायक हैं। शशि भूषण मेहता को भी दोबारा भाजपा मौका देगी ऐसी चर्चा है। उसके अतिरिक्त उनके सामने दो विधायक कांग्रेस के जो है वो पीटू सिंह जो विदेश के लड़के हैं, उनको मौका इंडिया गठबंधन की ओर से मिल सकता है। और उसके अतिरिक्त वहाँ खबर है कि लाल सूरज सिंह मधुर सिंह के जो बेटा है वो भी कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रयास कर रहे हैं, किंतु पीटू सिंह का पलड़ा लगता है वहाँ भारी है। लातेहार विधानसभा चुनाव क्षेत्र का प्रश्न है, भाजपा से वहाँ प्रकाश राम की उम्मीदवारी प्रबल मानी जा रही है। इंडिया गठबंधन की ओर से चूंकि वहाँ अभी वर्तमान में मंत्री है, विधायक हैं बैनाथ राम, तो उनका टिकट मिलना भी लगभग तय है। तो वहाँ भी लातेहार की पिक्चर भी करीब तय है। और जहाँ तक मनिका का प्रश्न है, मनिका विधानसभा चुनाव क्षेत्र में इस बार वहाँ कांग्रेस का एकमात्र विधायक है पलामू प्रमंडल में रामचंद्र सिंह, तो उनका इंडिया गठबंधन को चुनाव लड़ना तय है। और खबर है कि इस बार पुनः हरे कृष्ण सिंह जो भाजपा के चुनाव 2020 के चुनाव हार चुके उन्हें मौका भाजपा दे सकती है। इस तरह से पलामू का समीकरण है। सर, पलामू के चुनाव में कौन कौन से कॉमन मुद्दे प्रभावित होंगे तथा विधानसभा वार किस मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा की संभावना है? संदीप, फील्ड में आप भी रहते हैं, जैसा कि जानकारी है कि अभी मैया समान योजना पिछले काफी दिनों से जबरदस्त चर्चा है। कहने का मतलब कि महिला सशक्तिकरण का मुद्दा इस बार बड़ा प्रभावी होगा। उसका कारण हेमंत सोरेन सरकार ने जब 2 महीना पहले मैया समान योजना की शुरुआत किया तो हेमंत सोरेन सरकार ने सोचा था कि यह इंडिया गठबंधन के लिए ट्रम्प कार्ड साबित होगा और 1000 रुपये महीने प्रति महीने महिलाओं को दे करके और आधी आबादी की वोट को साधने की कोशिश हेमंत सोरेन सरकार ने शुरू किया था। किंतु भाजपा ने 2100 रुपये प्रति माह का फॉर्म भरवा करके और घोषणा करके अपने घोषणा पत्र में झारखंड प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पिछले सप्ताह 15 एक चुनावी घोषणा पत्र झारखंड का जारी किया और उसमें ऐलान किया कि हम महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह देंगे। तो मैया समान योजना का भाजपा ने जबरदस्त काउंटर किया और काउंटर ही नहीं किया, एक विधानसभा से फॉर्म भरवाए और 60 लाख 59 लाख जानकारी के लिए बता दें 59 लाख मैया समान योजना का दावा झारखंड सरकार कर रही है कि मैया समान योजना के तहत प्रति माह हम 1,000 रुपया दे रहे हैं। लेकिन भाजपा ने 60 लाख फॉर्म भरवाए और भाजपा ने कहा कि हम 2100 रुपये प्रति माह महिलाओं को हम देंगे। और भाजपा ने झारखंड का यह हवा निकाल दिया था मैया समान योजना का, किंतु
हेमंत सोरेन सरकार का 15 तारीख को चुनाव ऐलान से ठीक 2-3 घंटे पहले झारखंड में कैबिनेट की मीटिंग हुई। देखे होंगे कि उसमें फैसला लिया गया कि 21 नहीं बल्कि 2500 रुपये प्रति माह देने का बाद हेमंत सोरेन सरकार ने कैबिनेट में निर्णय ले लिया है और साल में 30,000 रुपये, मतलब भाजपा से एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने घोषणा किया है। किंतु संदीप, ये राजनीति है, राजनीति के सभी समझते हैं कि जैसा कि हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री और झारखंड के सफरवारी ने कहा भी कि हेमंत सोरेन को अगर 2500 रुपया देना था तो 1,000 रुपया क्यों शुरू किए। कहीं न कहीं हेमंत सोरेन का यह घोषणा छलावा है और यह योजना मतलब आधी आबादी को जो साधने की कोशिश थी, इस पर ये एक बड़ा चुनाव योजना है। इसके अतिरिक्त इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की ओर से जो मुख्य प्रमुख मुद्दे होंगे, इंडिया गठबंधन झारखंड में अपने काम को गिनाएगी, वहीं एनडीए गठबंधन जबरदस्त हमलावर है। परिवर्तन यात्रा से ही, जैसा कि परिवर्तन यात्रा के दौरान देखे होंगे कि परिवर्तन यात्रा से ही एनडीए गठबंधन के नेताओं ने राजनाथ सिंह से लेकर के केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो गढ़वा दौरे पर आए थे, तमाम नेताओं ने, बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार को झूठी और 2019 के घोषणा पत्र में जो युवाओं को आश्वासन दिया था रोजगार का, जो बेरोजगारी था, उस पर घेरने की कोशिश कर रहा है। तो यह बात तय है कि इस बार युवा, गरीब कल्याण और झारखंड में कानून व्यवस्था, ये एक मुद्दा होगा जिसका असर पलामू में दिखेगा। पलामू में भी यह मुद्दा प्रभावित करेगा। सर, पलामू में एनडीए तथा इंडिया गठबंधन के अलावा कौन सा दल प्रत्याशी चुनावी समीकरण प्रभावित करेगा? सर, पलामू में यह तो मानकर चला जा रहा है कि इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच ही मुकाबला है, किंतु कुछ चुनाव क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर दूसरे दलों की उपस्थिति भी कम से कम चुनाव परिणाम को प्रभावित करने की दृष्टिकोण से बहुत चुनाव करता है। इस हिसाब से भी भवनाथपुर को देखो तो भवनाथपुर में वहाँ देखिए, वहाँ पंकज चौबे उम्मीदवार है जो पिछले 3 महीनों से बसपा का हाथी लेकर के और दौड़ रहे हैं। तो चुनाव भवनाथपुर के चुनावी समीकरण में पंकज बसपा भी एक प्रभाव डाल सकती है। बसपा भवनाथपुर के चुनाव परिणाम में बसपा की भागीदारी, भाजपा का समीकरण, भाजपा का ध्रुवीकरण भी काफी हद तक प्रभावित कर सकता है। गढ़वा में जैसा कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में भी गिरिराज सिंह का तय नहीं है किस सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। अगर निर्दलीय लड़े तो भी, या किसी सिंबल से भी चुनाव लड़े तो वो भी इंडिया एनडीए गठबंधन में जीत हार के मामले में बहुत काफी हद तक प्रभावित करेंगे। यह योग है कि गढ़वा के मुकाबले में पलामू प्रमंडल में सबसे ज्यादा त्रिकोणीय मुकाबला अगर कहीं होगा तो लगता है कि गढ़वा में दिखेगा। और इसके अतिरिक्त भी बिश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र को भी दूसरे दलों के प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता। पिछले चुनाव को देख लें तो पिछले चुनाव में वहाँ एनडीए गठबंधन की ओर से रामचंद्र चंद्रवंशी चुनाव जरूर जीते थे, लेकिन दूसरे नंबर पर बसपा के प्रत्याशी राजन मेहता थे, तीसरे नंबर पर नरेश सिंह निर्दलीय प्रत्याशी थे और वे दोनों भी इस बार के चुनाव मैदान में हैं। वहाँ विकास दुबे भी चुनाव मैदान में दौड़ गए हैं झारखंड पार्टी से। तो ऐसे में बिश्रामपुर में भी ये लोग ये उम्मीदवार चुनाव मैदान में आ रहे हैं। इंडिया और एनडीए गठबंधन के अतिरिक्त ये लोग भी चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसी ही स्थिति विभिन्न विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में है और पलामू की राजनीति में इंडिया और एनडीए गठबंधन को बसपा जैसे दल के साथ साथ और छोटे छोटे दल भी हैं, वे चुनाव में मतलब एक दूसरे के आमने सामने होंगे या नहीं, लेकिन चुनाव परिणाम को प्रभावित करेंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। धन्यवाद सर। आज की खबर के तमाम दर्शकों से कहना चाहेंगे कि अगर इस चैनल पसंद हो तो इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।